हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वाले वीडियो में हमने C3 साइकिल के बारे में पढ़ा था और C3 साइकिल में हमने देखा कि RUMP के 6 मॉलिक्यूल यूज होते हैं और लास्ट में हमें RUMP के 6 मॉलिक्यूल वापस प्राप्त हो जाते हैं। कौन सी फेज में? रीजनरेटिव फेज के अंदर। हमने एक और चीज देखी कि जो C3 साइकिल होती है उसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो PGA होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है और 3 कार्बन का यौगिक होता है ना, PGA बनता है। और ये कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का यौगिक होता है। ये हमने पढ़ा था C3 साइकिल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं C4 साइकिल के बारे में। तो C4 साइकिल में क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि C4 साइकिल होती है वो कुछ गिने चुने पौधों के अंदर ही होती है, ठीक है ना। कुछ 10 ऐसी फैमिलीज है जिनके अंदर C4 साइकिल चलती है। अब C4 साइकिल के अंदर होता क्या है? तो इसमें फर्स्ट या C4 साइकिल आया क्यों? तो एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, 1965 के अंदर एक वैज्ञानिक आए थे, कोर्टचेक, हार्ट और बर्न नाम के वैज्ञानिक आए। उन्होंने शुगर कैन के पौधे के ऊपर प्रयोग किया था, ठीक है ना। गन्ने का पौधा था, गन्ने के पौधे के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने इस पौधे के ऊपर, जैसे मान लो ये गन्ना है, इस गन्ने के ऊपर उन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव CO2 डाली, ठीक है। इस गन्ने के ऊपर उन्होंने रेडियो एक्टिव CO2 डाली और उन्होंने देखा कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो आपका 4 कार्बन का यौगिक बनता है। जबकि C3 साइकिल में हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो 3 कार्बन का होता है। लेकिन ये 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने शुगर कैन के पौधे के ऊपर प्रयोग किया, उसके ऊपर उन्होंने रेडियो एक्टिव CO2 डाली और उन्होंने देखा कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो 3 कार्बन का यौगिक नहीं होता बल्कि वो 4 कार्बन का यौगिक होता है, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव CO2 का यूज क्यों किया गया? तो ये देखने के लिए किया गया कि रेडियो एक्टिव CO2 से रेडिएशंस निकलती है, ठीक है, विकिरणें निकलती हैं, रेडिएशंस निकलती है और उन रेडिएशन से ये पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है या क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये देखने के लिए उन्होंने किसका यूज किया था? रेडियो एक्टिव CO2 का यूज किया। उन्होंने देखा कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो 4 कार्बन का यौगिक बनता है, ना कि 3 कार्बन का यौगिक। अब ये यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पे 3 टाइप के यौगिक बन सकते हैं, ठीक है ना। 4 कार्बन में 4 कार्बन का यौगिक बनता है, तो 3 टाइप के यौगिक यहाँ पे बन सकते हैं। या तो वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, या फिर वो एस्पार्टिक अम्ल बनता है, या फिर वो मैलिक एसिड बनता है। इन तीनों में ही 4-4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तीनों में ही क्या होता है? 4-4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इस प्रयोग को कंफर्मेशन दिया था 1966 के अंदर MD हेच और CR स्लैग ने। इन्होंने मक्का के प्लांट के ऊपर प्रयोग किया था और उन्होंने देखा कि हाँ भाई 4 कार्बन का यौगिक बनता है। तो ऊपर वाले वैज्ञानिकों के प्रयोग को कंफर्मेशन किसने दिया? 1966 में MD हेच और CR स्लैग ने दिया था। 1965 से पहले क्या माना जाता था कि हरे पौधे जो रहते हैं या जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस से उनमें C3 साइकिल चलती है। C3 साइकिल से CO2 पौधे ग्रहण करते हैं, ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से स्टार्च का निर्माण होता है। ये 1965 से पहले माना जाता था। 1965 में वैज्ञानिक आए कोर्टचेक, हार्ट और बर्न, उन्होंने शुगर कैन के पौधे के ऊपर प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि पौधों में C4 साइकिल चलती है और 4 कार्बन का यौगिक बनता है, ठीक है। जबकि C3 साइकिल में क्या बताया गया था कि 3 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन का यौगिक बनता है। और C4 साइकिल में यह बताया गया कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो 4 कार्बन का यौगिक होता है। या वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हो सकता है, या वो एस्पार्टिक अम्ल हो सकता है, या फिर वो मैलिक एसिड हो सकता है। अब C4 साइकिल को हम डाई कार्बोक्सिलिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब डाई कार्बोक्सिलिक साइकिल क्यों बोलते हैं? देखो, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है ना, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इस C4 साइकिल को डाई कार्बोक्सिलिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो C4 साइकिल होती है ये कुछ गिने चुने फैमिलीज के अंदर होती है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी फैमिली के अंदर C4 साइकिल चलती है। तो 10 ऐसी प्लांट फैमिलीज है जिनके अंदर आपका C4 साइकिल चलता है, ठीक है। 10 ऐसी फैमिलीज है जिनके अंदर C4 साइकिल चलती है। कौन कौन सी फैमिली है? अमरेंथिएसी, एजोएसी, एस्ट्रेसी, साइप्रेसी, चिनोपोडिएसी, यूफोरिएसी, यूफोरबिएसी, पोएसी, पोर्चुलेसी, निक्टेंजिएसी और जाइगोफिलेसी। ये 10 ऐसी फैमिलीज है, 10 ऐसी प्लांट फैमिलीज है जिनके अंदर आपका C4 साइकिल चलता है। कौन कौन सी है? एमरेंथिएसी,
एजोएसी, एस्टरेसी, साइपरेसी, चिनोपोडिएसी, यूफोर्बिएसी, पोएसी, पोर्चुलेसी, निक्टेंजिएसी और जाइगोफिलेसी। ये 10 ऐसी फैमिली है, या ये 10 ऐसी फैमिलीज है जिनके जो प्लांट होते हैं, इन फैमिलीज के जो प्लांट होंगे उनके अंदर आपका C4 साइकिल चलता है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको C4 साइकिल के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, या जो C4 प्लांट होते हैं, जिन पौधों के अंदर C4 साइकिल चलती है, उन पौधों की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। C4 जो प्लांट होते हैं और जो नॉर्मल प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस बता रहे हैं। C4 प्लांट जो होते हैं उनके अंदर लीफ एनाटोमी जो होती है उसमें क्रेंच टाइप की होती है। ठीक है, लीफ एनाटोमी कैसी होती है, क्रेंच टाइप। क्रेंच टाइप होने का मतलब क्या होता है कि जैसे नॉर्मल प्लांट होते हैं ना, नॉर्मल प्लांट में जैसे ये आपका पेलिसेड टिश्यू, ये एक लीफ की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, लीफ में ये आपका पेलिसेड टिश्यू है। ठीक है, पेलिसेड टिश्यू, ये आपका स्पंजी टिश्यू, ये क्या है, स्पंजी टिश्यू। इन दोनों के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पेलिसेड टिश्यू प्लस स्पंजी टिश्यू, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल बोलते हैं। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, मीजोफिल बोलते हैं। मीजोफिल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, मीजोफिल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो नॉर्मल होता है। बीच में क्या होता है आपका वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ में शीट पाई जाती है। इस शीट के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ रहता है। तो बंडल शीट का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी नॉर्मल होता है। ये होता है नॉर्मल प्लांट के अंदर। ठीक है, मीजोफिल का क्लोरोप्लास्ट भी नॉर्मल होता है, बंडल शीट का क्लोरोप्लास्ट भी नॉर्मल होता है। ये आपके नॉर्मल प्लांट के अंदर होते हैं। लेकिन C4 जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसकी साइज अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग साइज के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जैसे मीजोफिल का क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो तो होता है आपका नॉर्मल साइज का। ठीक है, मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो नॉर्मल साइज का होता है, किसके अंदर, C4 प्लांट के अंदर। लेकिन बंडल शीट का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है लार्ज साइज का। तो ये डिफरेंस होता है नॉर्मल प्लांट के अंदर और C4 प्लांट में। नॉर्मल प्लांट में क्या होगा, मेसोफिल का क्लोरोप्लास्ट भी नॉर्मल होता है और बंडल शीट का क्लोरोप्लास्ट भी नॉर्मल होता है। जबकि C4 जो प्लांट होते हैं उनके अंदर आपका मेसोफिल का क्लोरोप्लास्ट नॉर्मल मिलेगा, जबकि बंडल शीट का जो क्लोरोप्लास्ट है वो लार्ज साइज का मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है लीफ एनाटोमी के अंदर। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या होता है, जैसे ये तो मैंने आपको बताया लीफ एनाटोमी क्रेंच टाइप की होती है, तो क्रेंच मैंने बताया कि क्या होता है क्रेंच के अंदर। दूसरा आपका बंडल शीट का क्लोरोप्लास्ट लार्ज मिलेगा, मेसोफिल का जो क्लोरोप्लास्ट है वो नॉर्मल साइज का मिलेगा। मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा आपकी, मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट में RU20 फॉस्फोट कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एब्सेंट होती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मेसोफिल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो CO2 को ग्रहण नहीं करता है। जैसे हमने C3 साइकिल पढ़ी थी, तो C3 साइकिल में जब RUDP बनती है तो RUDP CO2 को ग्रहण करती है और वहां पे एक एंजाइम काम करता है जिसे हम बोल रहे थे कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम उसका नाम होता है, वो एंजाइम CO2 को ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ पे देखो C4 साइकिल में क्या हो रहा है कि मेसोफिल का जो क्लोरोप्लास्ट है वो उसके अंदर क्या नहीं मिलेगी आपको, मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में आपको RU20 फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो CO2 निकलेगी, C4 प्लांट में जो C4 साइकिल में जो CO2 निकलेगी उस CO2 को RUDP ग्रहण नहीं करेगा, उस CO2 को RUDP ग्रहण नहीं करेगा, मतलब PGA नहीं बनेगा। अगर CO2 इसको ग्रहण नहीं करेगा तो PGA भी नहीं बनेगा। अब CO2 को ये RUDP ग्रहण नहीं करेगा तो कौन ग्रहण करेगा, तो यहाँ पे RUDP को कौन ग्रहण करता है, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम उसको ग्रहण करता है। ठीक है, PEP कार्बोक्सिलेज ये इस CO2 को ग्रहण करता है। ठीक है, तो C4 साइकिल में जो CO2 निकलेगी उसको कौन ग्रहण करेगा, PEP। PEP का मतलब होता है फास्फोइनोल पारुविक एसिड। तो PEP कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी पाई जाती है मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे जो CO2 निकलेगी उस CO2 को PEP ग्रहण करता है, उसको RUDP ग्रहण नहीं करेगा। RUDP नहीं ग्रहण करेगा तो PGA नहीं बनेगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बनेगा, PEP उसको ग्रहण करता है। ठीक है, तो कौन सी एक्टिविटी मिलती है, मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में आपको PEP कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी मिलेगी।
दूसरा बात करते हैं बंडल शीट का क्लोरोप्लास्ट। बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट, तो बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, RU20 को एंजाइम एक्टिविटी पाई जाती है। मतलब यहाँ पे जो CO2 निकलेगी, यहाँ पे जो CO2 निकलेगी उसको RUDP ग्रहण करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो CO2 निकलेगी उसको RUDP ग्रहण करेगा और क्या बनेगा, PGA बनेगा। ये किसके अंदर होता है, C3 साइकिल में, है ना। ये C3 साइकिल में हमने पढ़ा था कि CO2 जब निकलती है तो उसको RUDP ग्रहण करता है, RUDP से PGA बनता है। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं C3 साइकिल में, 12 PGA के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यहाँ पे देखो मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में C4 साइकिल चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या चल रही है, C4 साइकिल, लेकिन जो बंडल शीट का जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर आपका C3 साइकिल चल रहा है। बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में कौन सा साइकिल चल रहा है, C3 साइकिल चल रहा है। तो जो आपका C4 साइकिल है, C4 साइकिल के अंदर आपका C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है। दोनों साइकिल जो है ना, C4 साइकिल में C4 साइकिल भी चलेगी, कहां चलेगी, मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में, और C3 साइकिल भी चलेगी कहां, बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में। मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में आपका C4 साइकिल चलेगा, बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में आपका C3 साइकिल चलेगा। तो दोनों साइकिल एक साथ चलती है, इसलिए जो C4 साइकिल होता है उसको कोऑपरेटिव साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, C4 साइकिल को क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव साइकिल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोनों साइकिल एक साथ चलती है। C3 साइकिल कहां चलेगी, आपके बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में चलती है। C4 साइकिल कहां चलेगी, मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में। डिफरेंस मैंने बताया, मेसोफिल का क्लोरोप्लास्ट नॉर्मल साइज का होता है, बंडल शीट का क्लोरोप्लास्ट लार्ज साइज का होता है। मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में जब CO2 निकलती है तो उसको RUDP ग्रहण नहीं करता है, तो PGA नहीं बनेगा। यहाँ पे जो CO2 निकलेगी उसको PEP कार्बोक्सिलेज ग्रहण करता है, यानी कि PEP यहाँ पे ग्रहण करता है। उसको कौन ग्रहण करेगा, PEP ग्रहण करता है। ठीक है, तो और बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, जब CO2 निकलती है तो उसको RUDP ग्रहण करेगा और क्या बनेगा, PGA बनेगा, कि C4 प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टर्स हैं जो कि C4 प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। क्या क्या कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए। लीफ एनाटोमी जो होती है वो क्रेंच टाइप की होती है, मतलब मेसोफिल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका साइज नॉर्मल होता है, और बंडल शीट का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका साइज थोड़ा लार्ज होता है, बड़ा होता है। मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में RU20 फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एब्सेंट होती है, यानी कि यहाँ पे जो CO2 निकलेगी उस CO2 को RUDP ग्रहण नहीं करेगा, बल्कि कौन ग्रहण करेगा, PEP ग्रहण करेगा। इसी तरह जो बंडल शीट का क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर RU20 को एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, मतलब यहाँ पे जो CO2 निकलेगी उसको कौन ग्रहण करेगा, RUDP ग्रहण करेगा, और उससे क्या बनेगा, PGA बनेगा। तो बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में C3 साइकिल चलती है और मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में C4 साइकिल चलेगी। दोनों साइकिल यहाँ पे एक साथ चलती है, इसलिए इस C4 साइकिल को हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव साइकिल भी बोलते हैं। C4 साइकिल को क्या हम बोलेंगे, कोऑपरेटिव साइकिल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो चीजें बनेगी वो C4 साइकिल में जा सकती है, C4 साइकिल में जो चीजें बनेगी वो C3 साइकिल में आ सकती है। तो दोनों साइकिल एक दूसरे के सहयोग से चलती है, कोऑपरेशन से चलती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव साइकिल बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये C4 साइकिल होती कैसी है या किस प्रकार से इसमें मैकेनिज्म होता है। अब हम देखते हैं C4 साइकिल का मैकेनिज्म कैसे होता है। तो ये मेसोफिल सेल्स का क्लोरोप्लास्ट है और ये इधर की साइड में बंडल शीट सेल का क्लोरोप्लास्ट होता है। वातावरण से CO2 आती है। CO2 कहां से मिलती है, वातावरण से, एटमॉस्फेयर से CO2 आती है, और CO2 को यहाँ पे कौन ग्रहण करता है, PEP। ये क्या है, स्टोमेटा। ठीक है, ये रंध्र है। तो वातावरण से रंध्रों के द्वारा CO2 अंदर आती है, कहाँ आएगी, सबसे पहले मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में आती है। इस CO2 को PEP ग्रहण करता है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड इसको ग्रहण करता है और क्या बनाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा। ठीक है, 4 कार्बन का यौगिक बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, और हाइड्रोजन इसको किससे मिलती है, NADPH2 से। तो यहां से ये हाइड्रोजन ग्रहण करेगा और ये क्या बनाएगा, मैलिक एसिड बनाएगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन इसको कहां से मिलती है, NADPH2 से। ये NADPH2 हमने पढ़ा था, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वहां से आती है। ठीक है, तो ये NADPH2 से हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ये क्या बनाता है, मैलिक एसिड बनाएगा। मैलिक एसिड बनाएगा। NADPH2 से जब 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो ये NADP में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है,
अब ये मैलिक एसिड और ये NADP ये कहाँ चले जाएंगे, बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में। ये जो मैलिक एसिड बनता है, ये मैलिक एसिड और ये NADP ये बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में चले जाते हैं। बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में जाने के बाद में इनका यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है, तो उसमें से CO2 निकलेगी। कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस से यहाँ पे CO2 निकलती है। साथ में यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा, इस NADP के साथ में हाइड्रोजन को जोड़ देगा। तो यहाँ पे NADP जो है वो वापस NADPH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और मैलिक एसिड जो रहता है वो पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैलिक एसिड में से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, उन मॉलिक्यूल को NADP ग्रहण करेगा और NADPH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मैलिक एसिड में से जब हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 कार्बन का यौगिक बनेगा। ठीक है, 3 कार्बन का यौगिक क्या बना, पायरुविक एसिड। अब यहाँ पे देखो बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में 3 चीजें बनती है, एक तो पायरुविक एसिड बना है, CO2 बनी है और एक NADPH2 बना है। अब ये जो CO2 है, इस CO2 को कौन ग्रहण करेगा, RUDP। ठीक है, इस CO2 को RUDP ग्रहण करेगा। RUDP इसको ग्रहण करके PGA बनाएगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। इसके बाद में C3 साइकिल जो होती है वो कंटिन्यू लगातार चलती रहती है और लास्ट में क्या बनता है, स्टार्च बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में कौन सी साइकिल चलेगी, C3 साइकिल चलती है। अब यहाँ पे देखो ये जो पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड जाएगा कहाँ पे, वापस मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में जाएगा। ये पायरुविक एसिड मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में आएगा और यहाँ पे ये ATP और इनऑर्गेनिक फास्फेट से मिलकर वापस क्या बना देगा, PEP बना देगा। अब ये ATP कहाँ से आता है, तो ये ATP आता है साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन के प्रोसेस से। ठीक है, ATP कहाँ से आता है, हमने साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन पढ़ा था, तो ये ATP वहां से आता है। पायरुविक एसिड वापस कहाँ आएगा, मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में। मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में आने के बाद में ये ATP और इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ में मिलकर क्या बना देता है, PEP बना देगा, और ये PEP वापस CO2 को ग्रहण करेगा और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू लगातार इस तरह से चलती रहती है। तो ये आपका C4 साइकिल है। अगर हम इसको मॉलिक्यूल की हेल्प से समझें, इसको अगर हम मॉलिक्यूल की हेल्प से समझेंगे तो ये इस प्रकार से समझ सकते हैं हम इसको। तो यहां से हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले ये क्या है, मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में कौन सी साइकिल चलती है, C4 साइकिल। ठीक है, तो बाहर से CO2 आता है, एटमॉस्फेयर से CO2 आएगा और उसको PEP ग्रहण करता है। इस CO2 को PEP ग्रहण करता है, एंजाइम यहाँ पे काम आता है PEP कार्बोक्सिलेज। CO2 को PEP ने ग्रहण किया और क्या बनाया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा। देखो इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए C4 साइकिल को डाई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना, साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप यहां से बाहर निकल गया। ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पे बाहर निकल गया। प्रोडक्ट हमारा क्या बना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना, 4 कार्बन का यौगिक होता है ये। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या करेगा, हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, और हाइड्रोजन इसको कौन देता है, NADPH2 देता है। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन कौन दे रहा है इसको, NADPH2 दे रहा है। एंजाइम यहाँ पे काम आता है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा। देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं इस जगह पे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, CHOH बन जाएगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था, इसने हाइड्रोजन को ग्रहण किया, क्या बनाया, मैलिक एसिड बनाएगा। मैलिक एसिड बनाएगा। जो NADPH2 था उसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो पीछे क्या रह गया, NADP रह गया। ठीक है, ये प्रोसेस कहां पे हो रही है, मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में। अब हम देखते हैं कि बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है। अब ये जो मैलिक एसिड बना है, ये मैलिक एसिड जाएगा, ये मैलिक एसिड प्लस में ये NADP, ये दोनों अब कहा जाएंगे, बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में। अब देखो मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में क्या बना था, मैलिक एसिड बना था। मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में मैलिक एसिड बना था और NADP बना था। ये NADP और ये मैलिक एसिड अब कहां चले जाएंगे, बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में। ये मैलिक एसिड और ये NADP अब कहां चले जाते हैं, बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे इनके ऊपर एंजाइम काम करता है, मैलिक एंजाइम। साथ में यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, कार्बोक्सिलेशन की। तो एक यहाँ पे CO2 बाहर निकल जाती है,
साथ में ये जो मैलिक एसिड होता है ये हाइड्रोजन निकालता है। इस मैलिक एसिड में से क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, उस हाइड्रोजन को NADP ग्रहण करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH2 के अंदर। इसमें से जब हाइड्रोजन निकल जाती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड में। ठीक है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तीन चीजें हमें मिलती है, पायरुविक एसिड हमें मिला, NADPH2 मिला और हमें CO2 मिली। इस CO2 को RUDP ग्रहण करेगा। इस CO2 को कौन ग्रहण करेगा, RUDP इसको ग्रहण करके PGA बनाता है। PGA फिर C3 साइकिल में एंटर कर जाता है और क्या बनाएगा लास्ट में, C3 साइकिल में हमने पढ़ा है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, स्टार्च बनता है। अब देखो ये जो पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड अब कहां जाएगा, वापस मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में जाएगा। ये पायरुविक एसिड कहां जाएगा, मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएगा। वहां पर जाकर ये एक एटीपी और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ में मिलकर वापस क्या बना देता है, पीईपी बना देता है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बना देगा। ठीक है, तो ये जो पायरुविक एसिड था ये वापस मेसोफिल, ये पायरुविक एसिड वापस कहां जाता है, मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे ये एक एटीपी के साथ में और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ में मिलकर क्या बना देता है, पीईपी बना देता है। एंजाइम यहाँ पे काम आता है पायरुवेट फॉस्फेट काइनेज, पायरुवेट फॉस्फेट काइनेज एंजाइम यहाँ पे काम आता है। तो इस तरह से हमें वापस पीईपी मिल जाता है। अब ये पीईपी वापस CO2 को ग्रहण करेगा और वापस क्या बनाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा। इस तरह आपकी जो C4 साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे कि C3 साइकिल और C4 साइकिल होती है उनमें अंतर क्या होता है, दोनों साइकिल में डिफरेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं जो C3 प्लांट होते हैं और जो C4 प्लांट होते हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। या आप ये भी समझ सकते हो कि C3 साइकिल या C4 साइकिल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो जो C3 प्लांट होते हैं उनके अंदर RUDP फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 होता है। यहाँ पे जब CO2 निकलती है तो CO2 को कौन ग्रहण करता है, RUDP ग्रहण करता है। जबकि C4 साइकिल के अंदर CO2 को कौन ग्रहण करता है, PEP ग्रहण करता है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड CO2 को ग्रहण करता है। यहाँ पे RUDP जब CO2 को लेता है तो PGA बनता है। ठीक है, PGA आपका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है C3 साइकिल के अंदर और ये 3 कार्बन का होता है। जबकि जो C4 प्लांट होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है और ये 4 कार्बन का होता है। C3 साइकिल में या C3 प्लांट के अंदर सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं। जबकि हमने C4 प्लांट में पढ़ा था कि 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एक मेसोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो नॉर्मल साइज का होता है, जबकि आपका बंडल शीथ का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लार्ज साइज का होता है। तो 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट C4 प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। जो C3 प्लांट होते हैं उनके अंदर सिर्फ C3 साइकिल चलती है, जबकि जो C4 प्लांट होते हैं उनके अंदर C3 साइकिल भी चलती है और C4 साइकिल भी चलती है। दोनों प्रकार की साइकिल चलती है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव साइकिल भी बोलते हैं। C4 साइकिल को हम कोऑपरेटिव साइकिल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे CO2 कंपेंसेशन पॉइंट जो होता है वो 50 से 150 ppm होता है। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे इन प्लांट्स को CO2 की जरूरत ज्यादा होती है। ठीक है, जो C3 प्लांट होते हैं उनको CO2 की जरूरत ज्यादा होती है। CO2 की मात्रा जब एटमॉस्फेयर में 50 से 150 ppm तक रहती है तभी C3 साइकिल चलती है। जबकि C4 जो प्लांट होते हैं उनको ज्यादा CO2 की जरूरत नहीं होती। अगर CO2 एटमॉस्फेयर में 0 से 10 ppm भी रहेगी तो भी C4 साइकिल चल जाती है आराम से। फिर फोटो रेस्पायरेशन, अगर CO2 की मात्रा एटमॉस्फेयर के अंदर कम है तो एक दूसरी प्रोसेस यहाँ पे C3 प्लांट के अंदर चालू हो जाती है और उसे हम बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन या प्रकाश श्वसन बोलते हैं। ठीक है, अगर CO2 की मात्रा कम हो जाएगी तो RUDP CO2 को ग्रहण नहीं करेगा और RUDP CO2 को ग्रहण नहीं करेगा तो एक अलग ही प्रोसेस चलने लग जाती है किसके अंदर, C3 प्लांट के अंदर, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पायरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश श्वसन की क्रिया हो जाती है। जबकि C4 प्लांट के अंदर CO2 के कम ज्यादा होने से इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, CO2 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इनमें C4 साइकिल ही चलेगी। C4 जो प्लांट होते हैं उनमें एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान जो होता है वो 10 से 50 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। जबकि C4 प्लांट के अंदर औसत तापमान वह 30 से 45 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है। C3 प्लांट के अंदर एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 एटीपी की जरूरत पड़ती है। एक एटीपी मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 एटीपी की जरूरत पड़ती है। जबकि C4 प्लांट के अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 एटीपी चाहिए होते हैं C3 साइकिल में। जबकि C4 प्लांट में
एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 30 एटीपी की जरूरत पड़ती है, 30 एटीपी चाहिए। ठीक है, तो यह हमारा फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक था आज एकदम पूरा कंप्लीट हो जाता है। पूरे टॉपिक शुरू से लेकर एंड तक मैंने आपको करवाए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।